तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, जो टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहां से लिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए केबल नेटवर्क प्रोवाइडर इन ए स्मॉल टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर्स and he used to collect rupees 300 monthly from each subscriber. He proposed to increase the monthly charge, and it is believed from past that for every increase of ₹1, one subscriber will discontinue the service. Then the possible maximum revenue generated in 1 month should be what? एक केबल प्रोवाइडर है जो छोटे टाउन में सर्विस दे रहा है, 500 सब्सक्राइबर्स है। वो माइंड लगाता है कि हमें रिवेन्यू ज्यादा चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करता है कि बोलता है कि हम क्या करेंगे कि जो एनुअल चार्ज है, सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन चार्ज अगर मान लो कि वो ₹1 का बढ़ाता है तो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, एक कस्टमर उसका सर्विस डिसकंटिन्यू कर देता है। हमें ये देखना होगा कि रिवेन्यू फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो हम कहते हैं कि ₹1 जो चार्ज में इंक्रीज कर दिया है, तो जब ₹1 चार्ज में इंक्रीज कर दिया तो नया जो सब मंथली जो चार्ज हुआ वो क्या हो गया, 300 प्लस X। लेकिन एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू भी करेंगे तो सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे, 500 माइनस X। रिवेन्यू क्या होगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन चार्ज। तो अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि RX रिवेन्यू फंक्शन है, तो 500 माइनस X इंटू 300 प्लस X। हमने सब्सक्रिप्शन चार्ज X बढ़ाया है तो सब्सक्राइबर्स X कम हो गए हैं। R' निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस X प्लस 300 प्लस X इंटू -1। ठीक है, मीन्स 200 माइनस 2X। R'(X) क्या हो जाएगा, -2। तो R' की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो X की वैल्यू मिल जाएगी 100। क्वेश्चन वैसा मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में हमें जब फॉर्मूलेशन करना होता है वहां पे थोड़ी सोचने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी सारे इजी क्वेश्चंस हैं जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये भी अगर थोड़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके अप्लाई करेंगे तो ये भी इजी ही है, बस इतना तो डिफरेंशिएट करना है। तो X की वैल्यू अगर 100 आ गई, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 400 इंटू 400 रिजल्ट कितना आ जाएगा, ₹16,000 आ जाएगा। ठीक है ना।
कितना आ जाएगा, ये मुझे लग रहा है 16,000 है कि एक और जीरो बढ़ना चाहिए, एक और जीरो बढ़ना चाहिए ना, एक और जीरो बढ़ना चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए एक जीरो, भाई सब में बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो एक और जीरो शायद बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा चेक कर ले रहा हूं कि एक और जीरो वाले हैं कि नहीं। वन टू थ्री, हाँ है, तो एक और जीरो का। तो इस तरह से आप देखें कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा, नथिंग इज प्रॉब्लम। ये जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं वो पिछले बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, और जो वीडियोज में चैप्टर वाइज जो कराया है आप कंपेयर करेंगे कि दे आर एग्जैक्टली ऑन सेम पैटर्न। तो अगर आप जो PYQ के क्वेश्चंस हैं और बाकी जो वीडियोज हैं, अगर उनको अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में ये सारा चीज हो जाएगा कि मैथ में आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कलम मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन IIT एडवांस के पैटर्न का क्वेश्चन है। IIT एडवांस में कलम मैचिंग का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट बेस हैं, और एक बार देखने से आपको आंसर का पता चल जाएगा। उसके लिए सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। अब ए में देखिए कह रहा है कि ये एक रिलेशन है, ठीक है ना। कैसे रिलेशन है, एक्स वाई इस तरह से रिलेटेड है कि वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स। तो अगर मान लो कि हम इसके बारे में सोचें कि एक्स एक्स, तो एक ही स्कूल के हुए तो रिफ्लेक्सिव हो गया, एक्स और वाई एक ही स्कूल के हैं तो वाई एक्स भी उसी स्कूल के हैं, सिमेट्रिक हो गया। एक्स वाई अगर एक स्कूल के हैं, वाई जेड सेम स्कूल के हैं तो एक्स जेड भी सेम स्कूल के होंगे। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर ये चला गया एस में चला गया, ठीक है ना। अब देखिए ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास 50-50 का चांस है कि भाई इसमें से कौन सा होने वाला है। अगर डी ऑप्शन को देखें कि 0 से 1 तक में fx = 1 + x² है। देखिए r से r में अगर वह रहता तो 1 1 नहीं होता, 0 से 1 में है तो ये 1 1 है। एवरी x के लिए हमें fx अलग मिलेगा, तो यह फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन हुआ। जब आप 1 1 फंक्शन का ऑप्शन देखेंगे तो वो q है। अब देखिए इधर से इसमें q है, इसमें r है, मीन्स ये रिजेक्ट हो गए हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया है। अब आगे हमें क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि सिंगल ऑप्शन से भी कॉलम मैचिंग हो जाता है, कभी कभी टू आंसर्स आपको मालूम है कॉलम मैचिंग हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को अगर मैचिंग कराने लगेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें कॉलम मैचिंग में एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलते हैं। फिर भी क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो आंसर फाइंडिंग हो गया। अब देखिए L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर होगा तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा, तो B जो है P से रिलेटेड हो जाएगा। अब देखिए ये
इसका हमने रिलेशन सर्च कर दिया, इसका रिलेशन सर्च कर दिया, इसका रिलेशन सर्च कर दिया, और ये 3 माइनस 2x लीनियर है, तो लीनियर R टू R में बाइजेक्टिव होता है। ध्यान रखना है कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो R टू R में बाइजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में दो सेक्शन होता है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूलेशन होता है जो प्रिंसिपल वैल्यूज पे बेस्ड होता है, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टी जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी के पर वर्कआउट करना है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनके डोमेन रेंज को प्रैक्टिस करके रखना है। देखिए यहाँ पे डोमेन रेंज से क्वेश्चन आ गया है, तो 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, आप ये सोचिए कि अंडर रूट 3/2 किस cos का वैल्यू होता है, तो वो π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया वो π/6 आ गया। π/6 में आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो π/3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो π/3 है। π/3 का साइन ले लेंगे तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब अंडर रूट 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको मालूम होगी, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स किस tan की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, मीन्स तो π/3 की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ऐसे आप मेंटली इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि cos इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर साइन की वैल्यू निकाल लिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया। दैट इज द इजीएस्ट वे। अब आप इस कॉलम मैचिंग में आ जाओ। तो साइन इनवर्स में जब हम प्रिंसिपल ब्रांच पे डिस्कस करते हैं तो वह वैल्यू साइन इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू है, और उस समय थीटा की जो वैल्यू होती है वही रेंज होता है। तो यहाँ पे रेंज का जो वैल्यू होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होगा। तो क्लोज इंटरवल देखिए, सर्च कीजिए तो ये 4th है। अब ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिख रहा है, और इसने डी क्या किया है, डी ऑप्शन पे एक क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो ये आपको 4th है, और ये देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये 4, ये सेम ऑप्शन आ गया है क्या, वन 4 इधर 1 इधर 4 है, 1 4 है, 1 4 एंड 2 3, 1 4 एंड 2 3, ठीक है। सारे अलग अलग है, थोड़ा सा
देखने में एस्केप किया होगा। तो चलिए अब यहां से अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू है साइन इनवर्स A4 से कहाँ रिलेटेड है, तो A4 से रिलेटेड यहाँ और यहाँ है, मीन्स ये और ये कैंसिल हो गए। द रेंज ऑफ tan इनवर्स ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। तो B सेकेंड से कहाँ रिलेटेड है, B देखिए B सेकेंड से रिलेटेड यहाँ है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू आ गया B सेकेंड से रिलेटेड है। अब इसमें सेलेक्ट करना था, ये आ गया है, तो मीन्स हमें आंसर मिल गया है, आंसर मिल गया है। अब हमको क्या देखना है, मान लो कि रिकॉल करना है कि भाई सबका क्या क्या आंसर होता है। तो रेंज ऑफ सेक इनवर्स cos का 0 से पाई होता है। अब 0 से पाई में π/2 पर सेक डिफाइन नहीं होता है, तो π/2 वाले को देखिए ये थर्ड है, तो सेक कहाँ जाएगा, थर्ड में, माने जो सेक जाएगा वो थर्ड में चला जाएगा, माने d चला गया 3 में, देखिए d चला गया 3। रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स के रेसिप्रोकल को लेकर के यूज कर रहे हैं। तो ये भी -π/2 से π/2 में रहेगा, 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो 0 वाले पार्ट को देखिए यहां पर ले लेंगे माइनस सेट 0, तो उस कैटेगरी से ये जो है वो किसके लिए है, C का 1 से, तो C का 1 से, मैंने ये आंसर मालूम है, लेकिन सारे जो डोमेन रेंज है वो आपको समझ में रखनी है। और इससे क्या होगा कि इस कैटेगरी से फिर क्वेश्चन आएगा तो सबका डोमेन रेंज याद रखेंगे। तो मान लो कि इधर साइन इनवर्स पूछा है, अगली बार कॉस इनवर्स पूछ देगा, ठीक है ना। tan इनवर्स पूछा है तो cot इनवर्स पूछ देगा। बी प्रिपेयर, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्वेश्चन इसी कैटेगरी से होगा तो हम उसको कर लेंगे। देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक्स है और आपको बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होता है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स के साथ दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं इनटू करता हूं A B = I, तो A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। यहां पे आप देखेंगे कि अगर इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा into cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा, ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई किया, A ट्रांसपोज A, यार बात बराबर ही है, लेकिन अगर आप पहले लिखना चाहे तो इसको माइनस को इधर आने दीजिए, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है ना, नहीं ये प्लस है और इधर माइनस हो गया। इसको केवल इंटरचेंज किया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, देखिए cos अल्फा, फिर इसको मल्टीप्लाई किए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0, इसको मल्टीप्लाई किए sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा 0, ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos। तो इसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। तो I मींस आइडेंटिटी। तो आप देख लो कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन
करेक्ट है, बहुत इजी तरीके से। लेकिन इस मैट्रिक्स पे स्पेशली आप प्रैक्टिस करके रखो, ये अपने आप का ठीक है। इसका ट्रांसपोज जो है इसका इनवर्स है, इसका ट्रांसपोज इसका इनवर्स है। दूसरा कि अगर ए ट्रांसपोज आई होता है तो ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। दूसरा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होती है। बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज है। पावर n लेने से भी आप देखेंगे कि cos n अल्फा और sin n अल्फा आएगा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा आएगा। इस टाइप के इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 2 into -1 -8 -1 -8 -1 into -3 -0। तो ये -18 + 3 -15। अब देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट का पावर n-1। अब n जो है डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, तो n यहाँ डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट के 3 - 1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट वैल्यू -15 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी एनसीईआरटी से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली आपको सीयूईटी के मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। आपको कंप्लीट रूप से जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है और कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये कोर मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन सभी मिल रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन के लेवल एग्जैक्टली सेम है, थोड़े से चैप्टर्स के डिफरेंस है। तो जो चैप्टर्स कोर में नहीं है लेकिन अप्लाइड में है, उनके एडिशनल वीडियोज अलग से मिल जाएंगे। कोर मैथमेटिक्स वाले और अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए कंपलसरी है, उसके ऑलरेडी अलग से वीडियो है, उसको देख लेना है। ओके, थैंक यू।